सामने आ जाएंगे। जी आखिरी टिप्पणी लूंगा विवेक जी से। विवेक जी, आप तो नागपुर में है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, क्या रोल होने जा रहा है, क्या फीडबैक है आपकी? क्या आरएसएस इस नए परिवेश के अंदर कोई एक नई भूमिका निभाने जा रहा है, और वो कोई खास तौर से हो सकता होम मिनिस्ट्री अमित शाह के पास ना आ जाए, ऐसे कुछ संकेत हैं कि वो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई थोड़ी सबड्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष बहुत स्ट्रांग है इस टाइम। तो शायद नायडू साहब ने भी पहले, उनके एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, पुराने स्टेटमेंट है, जिन्होंने कहा था कि वी वांट ए सेकुलर इंडिया, और वहां पर 4.5% या 5% की मुस्लिम रिजर्वेशन है आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर भी, मैं आपको बता दूं। और जब मोदी जी ने कहा था कि जब तक जिंदा हूं मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दूंगा, अब उसी मिनिस्ट्री में कम से कम 2 मंत्री बीजेपी के रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू की, और वहीं पे मुस्लिम को रिजर्वेशन रहेगा। तो अब मोदी जी किस मुंह से कहेंगे मैं हटाऊंगा उसका सर? विवेक देशपांडे जी, आरएसएस का क्या रोल होगा? जी, और नीतीश कुमार भी कह रहे थे कास्ट सेंसस, वो अगर मोदी से कहते हैं कास्ट सेंसस कराओ तो उसको क्या करेंगे? तो ये दोनों तरफ से दो जो बातें आएगी, वो पता नहीं नीतीश कुमार बोलेंगे भी या नहीं। नीतीश कुमार का तो काम ही अलग है, मतलब वो शरद पवार से भी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कम से कम शरद पवार ने अपनी बात तो रखी है, वो इंडिया अलायंस के साथ रहे, जो बहुत लोगों को आशंका थी कि शायद वो तो कभी भी पलट सकते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली वो इंडिया अलायंस के साथ रहे। एनीवे, लेकिन अभी आगे क्या होगा? देखिए, जिस तरह से कल मोदी जी का स्वागत हुआ, उस पर से तो लगता नहीं है कि बीजेपी के अंदर कोई, मतलब ज्यादातर लोग बीजेपी के अंदर मोदी जी को ही चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में कुछ इक्का दुक्का कुछ लोग अगर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं अभी नेतृत्व बदल होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आरएसएस उसको कुछ कर पाएगा। आरएसएस तभी कुछ कर पाएगा जब ज्यादातर संख्या में बीजेपी के अंदर, पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब मीटिंग होगी, तो उसमें नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग होगी उसमें अगर ज्यादातर लोग या फिर एक बहुत बड़ा सेक्शन ये चाहता है कि मोदी जी न रहे और किसी और को ये दायित्व दे दिया जाए, तो शायद आरएसएस उसमें कुछ दखलंदाजी कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग अगर बीजेपी के जो एमपीज नए चुनकर जो आए हैं, वो ये चाहते हैं कि नहीं अब फिर से एक बार मोदी जी ही बने, तो फिर आरएसएस क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकेगा। आरएसएस को जो करना था वो उन्होंने इलेक्शन में कर दिया है। मतलब उन्होंने बीजेपी सत्ता से न जाए लेकिन मोदी जी की हालत खस्ता हो जाए, यहाँ तक जितना डैमेज बीजेपी को करना जरूरी था उतना उन्होंने कर दिया है अपना हाथ खींचकर। इसके बाद वो एक्टिवली मोदी जी को बाजू हटाने के लिए कुछ करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं, वो उनकी कार्य पद्धति नहीं है। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, भी चुनाव में जो पार्टिसिपेट करते थे वो पहले, हर तरफ से ये रिपोर्ट आ रहे हैं। आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस पे जो स्टोरी छपी है आज, श्यामलाल यादव की स्टोरी, यूपी में आरएसएस पूरी तरह से बाहर रहा, ये उन्होंने लिखा है। तो वो इलेक्शन से दूर रहना इतना भर कर सकते हैं, उन्होंने किया है। लेकिन अब वहां पर बीजेपी के अंदर नेतृत्व बदल जो है, उसमें अगर ज्यादातर लोग मोदी जी के पीछे खड़े हैं तो वो आरएसएस जाके वहां पर कुछ बखेड़ा खड़ा करेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा आरएसएस नहीं करेगा। तो ये बीजेपी का इंटरनल डायनामिक्स जो है वो शायद उकता सकता है लोगों को, उसका वो लोगों को ये कह सकता है, बीजेपी के अंदर जो एमपीज है उनको कह सकता है, उनको प्रोवोक कर सकता है आरएसएस कि आप खड़े हो जाइए मोदी जी के खिलाफ, ये कर सकता है। लेकिन वो क्या करेगा ये मुझे पता नहीं। जब तक मोदी जी के पीछे सारे लोग खड़े हैं, 90% लोग खड़े हैं, कुछ नहीं हो सकता, मोदी जी ही आगे बढ़ेंगे। सिर्फ इसमें एक मैसेज जो उनके जो पार्टनर्स है, अलायंस पार्टनर्स, उनके लिए एक मैसेज ये होगा जरूर, उसको वो कितना हीड करते हैं मुझे पता नहीं, कि जिस तरह से उन्होंने बीजेडी को खत्म किया, चंद्रबाबू नायडू और अपने सुशासन बाबू जो है तथाकथित नीतीश कुमार, वो इस बात से कल का ही उदाहरण है, कल ही खत्म किया उन्होंने बीजेडी को। जिस बीजेडी ने उनका हमेशा साथ दिया, उस बीजेडी को उन्होंने उनके ही स्टेट पे खत्म कर दिया। तो इससे अगर कोई सबक, जी 0 सीट है सर बीजेडी, पहले 1 सीट आ रही थी, वो भी हार चुके हैं, 0 सीट है बीजेडी का सर। तो इससे अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सीख लेने के लिए तैयार नहीं है और आज भी वो बीजेपी के साथ ही खड़े रहना चाहते हैं, तो वो उनकी बला से, मतलब वो भी इसी तरह के किसी बात का शिकार होना चाहते हैं तो वो हो जाए।
वो उनकी मर्जी है। ये बिल्कुल हो सकता है कि कल पूरे के पूरे टीडीपी के लोग और पूरे के पूरे नीतीश कुमार के लोग बीजेपी में शामिल हो जाए, ये भी कर सकते हैं वो। तो इस बात से वो इस बात पर ध्यान रखे और अपनी स्ट्रेटेजी ढंग से बनाए। स्पीकर का पद मिल जाने से कुछ नहीं होता है जी। उनका। वो मुझे लगता है उनका भविष्य अच्छा जो है वो इंडिया अलायंस के साथ जाने में है, क्योंकि इंडिया अलायंस में उनको ज्यादा इज्जत मिलेगी, ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और उनका भविष्य सेफ रहेगा, क्योंकि ऐसी एक कोई पार्टी नहीं है जो उसको उनको पूरी तरह से खा जाएगी। कांग्रेस सही के बात, सिर्फ 100 सीटें हैं। तो सही ये बात। वो इस बात का मैसेज वो समझे और कुछ आगे अच्छा कुछ कदम उठाए। अगर सेल्फ डिफीटिंग कुछ कदम उठाना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी। जी, जी। जाते जाते एक इंफॉर्मेशन की, दो कैंडिडेट ऐसे चुन के आए हैं, एक पंजाब से अमृतपाल सिंह और एक कश्मीर से क्या कहते हैं कि अब्दुल राशिद जो है, ये दोनों यूएपीए के अंदर बंद है, मैं आपको बताऊं। और अब्दुल राशिद तो टेरर फंडिंग के अंदर बंद है, लेकिन वो कन्विक्टेड नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। वो सिर्फ आरोपी है, एक्यूज्ड है अभी तक। और उनको भी शपथ लेनी जरूरी है। और अब ये कह रहे हैं कि क्या यूएपीए के आरोपी को शपथ डिनाई की जा सकती है, लेकिन आप आरोपी ही तो हैं, आप कन्विक्ट तो नहीं है ना। अल्टीमेटली जब तक आप कन्विक्ट नहीं होते भारत के कानून में, तब तक आपको कोई डिनाइल नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको शपथ लेने दी जाएगी और अमृतपाल सिंह जो गुवाहाटी की जेल में बंद है, उसको भी लाया जाएगा और अब्दुल रशीद को भी लाया जाएगा शपथ के लिए। कुछ कहना चाह रहे थे आप? दिनेश जी, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप एक पूरे कम्युनिटी को अगर खालिस्तानी बोलकर किसानों के आंदोलन के दौरान एक कम्युनिटी को खालिस्तानी बोलकर आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो यही होगा। उसका काउंटर रिवोल्यूशन होता है, उसका काउंटर रिएक्शन होता है। तो इनको मैं ये बार बार कहता हूँ, इनको राज करना नहीं आता। जिस तरह से इन्होंने एंटेगोनाइज किया है सिख कम्युनिटी को, अमृतपाल सिंह का जेल में बंद होके भी जीत जाना, ये एक काउंटर रिवोल्यूशन है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। पंजाब में 13 सीटों पे चुनाव लड़ा बीजेपी ने, और शायद 3-4 सीटों को या 5 सीटों को छोड़कर बाकी अधिकतर सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त हो चुकी है। ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। वो चौथे स्थान पर आए हैं। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे। हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो हिस्सेदारी है, जो हमारे प्रयास हैं, वो जारी रहेंगे न्यूज टाइम पे। न्यूज टाइम आप सबको सलाम करता है, प्रणाम करता है। आप सबका शुक्रिया अदा करता है दर्शक मित्रों की आप हमारे साथ रहे, और हमारे जो पैनलिस्ट जो एक स्तंभ बन के आए, जो हमें लगता था कि हम सारे मिलकर एक जुगनू हैं, जंगल में इस अंधकार में कुछ कर पाएंगे। हमें लगता है कि हमारे प्रयासों को कुछ सफलता मिली है। मैं ऐसे कंप्लीट सफलता नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ सफलता जरूर मिली है। या ये कह सकते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम हारेंगे नहीं। जो हमारी जंग है वो जारी रहेगी। मेरा शुक्रिया सभी पैनलिस्ट को, विवेक जी को, राकेश जी, ओम सैनी, और जो पहले भी पास्ट में सब पैनलिस्ट आते रहे, जो आगे आएंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।